स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2015 की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। एक चीज़ तो ये कि मुझे आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट के नाम से आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट के नाम से आप मुझे फॉलो कीजिएगा। और सेकंड थिंग कि देखिए, मुझे सब्सक्राइबर तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन मुझे लाइक और कमेंट की थोड़ी सी कंजूसी लग रही है आपकी तरफ से। तो प्लीज़ अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है या आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, एक टीचर के लिए मोटिवेशन होता है। अगर आप मुझे अच्छे अच्छे लाइक और कमेंट भेजते रहेंगे तो इससे मेरा मोटिवेशन, इससे मैं मोटिवेट होंगी और नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा मेहनत के साथ आपके सामने मैं आऊँगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना आपका बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। यस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The existential quantifier in predicate logic indicates that statement is true for all, statement is true for at least one, statement is false for all और statement is false for at least one। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो क्वांटिफायर होते हैं। एक होता है हमारा फॉर ऑल, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। और एग्जिस्टेंशियल को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं सम। फाइन। तो यहाँ पर बात पूछी गई आपकी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की अगर बात पूछी गई तो यहाँ पर सम और एटलीस्ट वन की बात की गई है, ठीक है। अगर ये आपसे बात करता फॉर ऑल की तो उसमें आपको फॉर ऑल को हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात करता तो आप यहाँ पर फॉर ऑल सर्च करते, और अगर आपसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करें तो आपको यहाँ पर सम वर्ड और एटलीस्ट वर्ड सर्च करना है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए होता है। सारी स्टेटमेंट्स हमारी जो ट्रू होती है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए होती है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन, ये होता है, हो सकता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट कम से कम एक के लिए तो होनी ही चाहिए, या कुछ के लिए, या एक के लिए होनी चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन है, तो हमारा आंसर रहेगा बी, ठीक है। स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ऑल, गलत तो हो ही नहीं सकता, फॉल्स सबके लिए तो हो ही नहीं सकता। और ऑल की बात आ गई तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात कर रही है। स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एटलीस्ट वंस, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हम क्या सर्च करते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है कुछ के लिए या कम से कम एक के लिए जरूर ट्रू होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस एवरी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग, हर एक बुलियन एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अकेले एंड से काम चल जाएगा आपका, और से, नोट से और नैंड से। देखिए, अगर हम यहाँ पर हर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं बुलियन का, तो हमारे पास दो गेट होते हैं, या आप कह सकते हैं दो ऑपरेशन है। एक है हमारा नैंड, ठीक है, और दूसरा है हमारा नोट। नैंड और नोट दो ऐसे यूनिवर्सल ऑपरेशंस हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं, जिनकी हेल्प से हम एंड का काम भी करवा सकते हैं, और का भी और नोट का भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस एवरी ऑपरेशन, एवरी ऑपरेशन में आपके पास ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नैंड और नोर की हेल्प से आप बाकी जो आपके बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं, एंड और नॉट, इन सब का वर्क परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक यूनिवर्सल गेट की हेल्प से ही आप तीनों के तीनों वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, या आपके पास नैंड होगा या आपके पास नोर होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, नैंड और नोट किस तरीके से एंड और नोट के इक्विवेलेंट वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा हमारा डी, नैंड एलोन। फाइन।
This is our next question. The instruction x equal to x plus y equal to x minus y और x equal to x minus y, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, अगर आपने सी की प्रोग्रामिंग की है या सी के में आपने इंटरव्यूज दिए हैं, वाइवाज दिए हैं, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस अगर लिखते हैं तो उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग है स्वैपिंग करना विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। जैसे जनरली हम जो सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, स्टार्टिंग में जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल सिखाते हैं स्वैपिंग, लेकिन बाद में हम जब उनको इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कराते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि स्वैप करोगे आप विद यूजिंग ओनली टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो स्वैपिंग का फंक्शन किया गया दो वेरिएबल की हेल्प से किया गया। मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू है 5, ठीक है, और y की वैल्यू है 3, ठीक है। तो आपको स्वैप करना है कि y की वैल्यू हो जाए आपकी 5 और x की वैल्यू हो जाए आपकी 3, ठीक है। यही स्वैपिंग होता है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करना, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आंसर हो सकता है आपका स्वैप x और y। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? y इक्वल टू x माइनस वाई। अब x की वैल्यू क्या है? 8 है आपके पास और y की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास x इक्वल टू x माइनस वाई। x क्या है हमारे पास? 8 और y क्या है हमारे पास? 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इन स्टेटमेंट से हम कर पा रहे हैं ना, y की वैल्यू क्या होगी हमारी? 5 हो गई, जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। जो पहले हमारी x की वैल्यू थी वो इस टाइम पे हमारी 5 की वैल्यू हो गई जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और x की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू जो हमारी 3 थी वो अब x की वैल्यू हो गई है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आंसर सी, स्वैप x एंड y, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश होल्ड्स इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू डिकोडर। कौन सा रजिस्टर इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है बिफोर गोइंग टू डिकोडर में? इंफॉर्मेशन को पास करने से पहले कहाँ आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात है, ठीक है। कंट्रोल रजिस्टर है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को कंटेन करके रखता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? नेक्स्ट एक्यूमुलेटर क्या होता है कि टेम्परेरी पर्पस के लिए वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। लेकिन डेटा रजिस्टर क्या होता है? डेटा रजिस्टर हमारी जो एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं, जैसे डिकोडर की बात करते हैं, डिकोडर में हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ स्टोर होती है? डेटा रजिस्टर के अंदर होती है। तो आंसर जो रहेगा हमारा डेटा रजिस्टर रहेगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट अ बाइनरी मैक्स हीप। देखिए यहाँ पर बाइनरी मैक्स हीप की बात हो रही है। हमारे पास दो टाइप के हीप होते हैं, मैक्स और मिन। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में आता है, मिन और मैक्स, ठीक है। अब मिन हीप में क्या होता है कि जो आपकी रूट नोड की वैल्यू होती है वो चाइल्ड नोड से हमेशा कम होती है। और मैक्स हीप में क्या होता है कि मैक्स में जो रूट की वैल्यू रहती है वो हमेशा आपके लेफ्ट एंड राइट साइड से हमेशा ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है बी, ये ए ऑप्शन 20, 12, 15, 14, 10, 7 और 8। देखिए अब अगर हम इसका हीप बनाने की कोशिश करते हैं तो पहले हमारे पास 20 आ गया। मैं इसके लिए बात कर रही हूँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ठीक है। 20 के लेफ्ट में आ जाएगा 12 और राइट में आ जाएगा 15, है ना। क्योंकि जिस ऑर्डर में आपको सीक्वेंस दे रखी होती है उसी ऑर्डर में आपको ट्री को कंस्ट्रक्ट, हीप को कंस्ट्रक्ट करके देखना है, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का चाइल्ड फिल करते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड का करते हैं। अब देखिए 20 के लेफ्ट में 12 है और राइट में 15 है, ठीक है, क्योंकि अभी भी रूट क्या है? ग्रेटेस्ट है, दोनों अपने चाइल्ड नोड से। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट मिला हमें 14। अब देखिए बात कहाँ गलत हो गई हमारी? यहाँ पर। अब 12 के लेफ्ट में 14 आएगा जो कि गलत है मैक्स हीप के कॉन्सेप्ट में। क्यों? क्योंकि देखो मैक्स हीप में क्या होता है? रूट हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि
14 आपका यहाँ पर आना चाहिए और 12 आपका यहाँ आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है आपकी गिवन सीक्वेंस से। तो आपका आंसर यहाँ तो है नहीं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन में है आपके पास, इसके लिए मैं यहाँ बना देती हूँ 20, ठीक है। 20 के लेफ्ट में आ गया आपका 14, फाइन, और राइट में आ गया 12, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट के जो नोड वैल्यू है वो आपके रूट नोड से अभी कम है। नेक्स्ट आ गया आपके पास 16। अब देखिए बात हमारी यहाँ गलत फिर हो गई, ठीक है, ये 16 है भाई। क्यों? क्योंकि देखो 16 किसका चाइल्ड है? 14 का, जो कि मैक्स हीप के लिए गलत है, क्योंकि हमने अभी बताया है कि रूट नोड की वैल्यू हमेशा उसके लेफ्ट और राइट नोड से बड़ी होती है, ठीक है। तो आंसर जो आपका बी है ये भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं सी की। यहाँ सी में देखते हैं, पहले बनाया हमने 20, 20 के लेफ्ट में आ गया आपके पास 12, बिल्कुल ठीक है। राइट में आ गया 15, बिल्कुल ठीक है, रूट नोड अभी भी हमारा ज्यादा है लेफ्ट और राइट से। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई 10, अभी भी हम ठीक चल रहे हैं क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 10। और राइट में आ गया 11, बिल्कुल ओके है क्योंकि 11 इज लेस देन 12। अब उसके बाद हम आ गए 15 पे, 15 के लेफ्ट में आ जाएगा हमारा 14 और राइट में आ जाएगा 13। तो देखिए आप क्या एनालाइज कर रहे हैं कि किसी भी जो रूट नोड की वैल्यू है उसके चाइल्ड नोड से ज्यादा है। तो आंसर तो स्टूडेंट्स रहेगा सी। अभी तक एक बार डी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 12 के बाद हमने क्या किया, सॉरी 20 के लेफ्ट में आ गया 12 और राइट में आ गया 15, फाइन। अब उसके बाद 12 के लेफ्ट में 10 आ गया, ये भी सही है, और राइट में आ गया 11, ये भी सही है। लेकिन अब 15 के लेफ्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट वैल्यू है 16, तो 16 आएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं मैक्स हीप के और मिन हीप के, तो आपको ये निकालना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है। तो आपको मिन हीप में क्या रखना है कि रूट वैल्यू हमेशा स्मॉलेस्ट रखनी है और मैक्स हीप में रूट वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट रहेगी उसके चाइल्ड नोड की, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे क्वेश्चंस, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस वहाँ के लिए भी हैं। और आप पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि हरियाणा में वैकेंसीज अभी आई थी लेकिन ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक्स ये अभी कैंसिल हो गई है फॉर द टाइम बिंग। तो नेक्स्ट ईयर जरूर निकलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आई होप कि मार्च अप्रैल तक अगर सिचुएशन समझ में आ गई तो तब ये वैकेंसीज आएंगी और पेपर दोबारा से ये होगा। तो आप उसके लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है या आपको बुरा लगा है, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अभी हमारा जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट करके वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे। उसके बाद हम डीएसएसबी के टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के भी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशंस करेंगे। और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे और करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप कि मैं आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ रहूँगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कराऊंगी। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।